आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.8 क्लास 12th। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें रोलेस थ्योरम आती है और एक आती है मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले मैं आपको रोलेस थ्योरम के कंडीशंस बता दूं। जब भी आपको एक फंक्शन दिया होगा जिसमें ये प्रूव करना होगा कि क्या ये फंक्शन रोले थ्योरम पर एप्लीकेबल है या नहीं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने ये प्रूव करना है दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स जो पेपर में दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो गिवन फंक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है, इसको डेरिवेशन पॉसिबल है। ये है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप रहेगा कि आप ये प्रूव करेंगे कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। जो आपको फंक्शन दिया हुआ होगा पेपर में उसमें एक a की वैल्यू भी गिवन होगी और b की वैल्यू भी गिवन होगी। तो उस फंक्शन में x की जगह a डाल के वैल्यू निकाल लो, फिर उसी फंक्शन में b की जगह b डालो x की जगह और उसकी भी वैल्यू निकाल लो, और ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। तो ये पहले आपके 3 स्टेप्स हो गए। प्रूव करो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूव करो कि वो फंक्शन डेरिवेबल है, और फंक्शन a इज इक्वल टू f ऑफ b, फंक्शन b, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है? देन देयर शुड बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c। अब एक नई चीज आ गई, आपने एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए c जो कि इस ओपन इंटरवल में लाई करेगी a कॉमा b में, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। देखो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, x की जगह c को डाल देना है। ठीक, x की जगह c को डाल के उसको 0 के इक्वल पुट करना और c की वैल्यू निकालना। डेरिवेटिव को 0 की जगह पुट करना, इक्वल टू पुट करना और c की वैल्यू निकालना, और वो c जो है वो इस ओपन इंटरवल में फॉल करनी चाहिए। तो इतना मुश्किल नहीं है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको एक एक करके समझाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेरीफाई द रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन जो कि गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक, एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 2। आपको प्रूव करना है कि क्या इस फंक्शन में ये रोले थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं। यहां से हमें क्या पता चलेगा कि a की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू है 2। ठीक, जो कंडीशंस मैंने आपको बताए थे उसको पेपर पर लिख लीजिए प्लीज। देखिए, शुरू करते हैं। बिकॉज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल ऑन r। आपको देख के समझ आया होगा कि ये जो फंक्शन गिवन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। याद रखने की बात यह है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं। तो जहां आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना लिखना है कि यस दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, और क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस भी है, ये डेरिवेबल भी है। तो ये जो दो पहले पॉइंट्स थे रोले थ्योरम के, ये तो प्रूव हो गए। अब देखिए, अब मैंने बनाया है कंडीशंस ऑफ रोले थ्योरम। f ऑफ x गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 4 -4 and 2, प्रूव्ड। f ऑफ x इज डेरिवेबल ऑन -4 and 2, प्रूव्ड। लिख दिया हमने क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डेरिवेबल होते हैं। थर्ड पॉइंट आते हैं, f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। अब यहां पर a क्या है? -4 और b क्या है? 2। तो f ऑफ a बराबर होना चाहिए f ऑफ b के। इसका मतलब f ऑफ -4 शुड बी इक्वल टू f ऑफ 2। सिंपल सी बात है। f ऑफ a निकाल लो, f ऑफ a क्या रहेगा? f ऑफ -4। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसमें x की जगह -4 की वैल्यू पुट करो, आपके पास आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 2 इंटू -4 -8। दिस इज इक्वल टू 16 - 8 प्लस 8, आंसर आ गया 0। ठीक, अब f ऑफ b निकाल लो। f ऑफ b क्या है? f of 2 is equal to 2 square plus 2 into 2 minus 8। ये बना 4 plus 4 minus 8 जो कि आ गया 0। इससे हमें क्या प्रूव हुआ कि f of a is equal to f of b हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब f of -4 is equal to f of 2। ठीक है जी, ये कंडीशन हो गई।
ऑल द कंडीशंस ऑफ रोले थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो अभी ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन के प्रूव हो गए। अब क्या बचा? अब therefore as per Rolle theorem there is supposed to be one real number c which belongs to this interval -4, 2 such that f dash c is equal to 0। क्या रहेगा इसमें? आपको हमने बताया था, आप ध्यान से सुनिए, f dash c निकालना है। f dash c मतलब उसका डेरिवेटिव। तो जो गिवन फंक्शन है पहले वो लिखो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो। गिवन फंक्शन क्या है? x² + 2x - 8। उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? f डैश x इज इक्वल टू x² का होगा 2x, 2x का होगा 2। डेरिवेटिव निकाल दिया, क्या निकला? 2x + 2। अब अगला स्टेप है, इसको 0 के बराबर पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप इज f डैश x को 0 के बराबर पुट कर दो। कर दिया, क्या निकला डेरिवेटिव? 2x + 2। इसको 0 के इक्वल पुट किया, सॉल्व करो। 2x + 2 = 0, मतलब 2x = -2, x = -1। ये है c जो मैं आपको स्लाइड में बता रही थी कि एक c निकालनी पड़ेगी। तो सीधे साधारण शब्दों में c कैसे निकालनी है मैं रिपीट करती हूँ। जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो, उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करो। 0 के इक्वल ही पुट करना है, ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में किसी में पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि 0 के इक्वल ही पुट करना है, ये रूल है। पुट कर दिया, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू ये है c। अब आपको चेक ये करना है कि क्या ये c की जो वैल्यू आपने निकाली है इस फंक्शन में फॉल कर रही है। फंक्शन में फॉल करने का मतलब इसके बीच में आनी चाहिए। ठीक है, आ रही है ना? -4 और 2 के बीच में आ रही है ना, -1। यस, तो ऑल द पोस्टुलेट्स मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं। रोले थ्योरम वेरीफाइड है विद c = -1। समझ आ गई? तो मैं रिपीट करूं, सबसे पहले आपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, फंक्शन को डेरिवेबल प्रूव करना है, फिर f of a = f of b निकाल के दिखाना है कि वो बराबर आने चाहिए। उसके बाद आपने c निकालनी है, और c निकालने का पूरा तरीका मैंने आपको 2 बार समझा दिया है। ठीक, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपके बुक में लिखा है, 3 पार्ट्स दिए हैं, क्या रोले थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं, और कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। दूसरा पार्ट कहता है कि इसके कन्वर्स के बारे में भी बताओ। अभी हम वो सॉल्व करेंगे, तो आपको कन्वर्स का मतलब मैं बताती हूँ। देखो, वी हैव टू चेक द एप्लीकेबिलिटी। हमने ये चेक करना है कि क्या इस वाले फंक्शन पे रोले थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। इन दिस क्वेश्चन वेरिफिकेशन इज नॉट आस्क्ड फॉर। उन्होंने आपसे वेरिफिकेशन की कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं पूछी है, सिर्फ ये चेक करके बताओ कि क्या ये एप्लीकेबल होगी कि नहीं। ठीक है, शुरू करूं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट है f of x is equal to this greatest integer function for x belongs to 5, 9 in the closed interval। देखो, जो ये बड़े वाले ब्रैकेट में दिया होता है ना फंक्शन, ये वाला ब्रैकेट आप ध्यान से देखो, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक बात? नाउ this is called the greatest integer function. Every greatest integer function is neither continuous nor differentiable in any interval। अब जहां पर भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ऐसे वाले ब्रैकेट में अगर कुछ आपको दे दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। और ये बात याद रखो कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ना वो डेरिवेबल होगा। तो पहले 2 कंडीशंस तो ऑटोमेटिकली कट गए। दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल 5 और 9। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मीन्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द कर्व। हियर इन दिस फंक्शन वी कांट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जब इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे तो आप बिना पेन उठाए सीधा सीधा उसका ग्राफ बना सकते हैं। मतलब उसमें कोई आपको पेन उठाकर फिर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, वो होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ मैंने यहाँ अटैच किया है। देखो, इस तरह से होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, जिसमें ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। तो जहां पेन उठाना पड़ेगा इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना ही डेरिवेबल होता है।
ठीक। तीसरी बात मैंने आपसे क्या कही थी, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना। तो यहाँ ए क्या है, गिवन है 5, बी क्या है, गिवन है 9, तो एफ ऑफ 5 क्या मिलेगा 5, एफ ऑफ 9 क्या मिलेगा 9। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ 5 तो एफ ऑफ 9 के बराबर है ही नहीं। तो इसमें कोई भी पोस्टुलेट, कोई भी कंडीशन रोले थ्योरम का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये फंक्शन, इसलिए रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सीधी साधारण बात आ गई। मैं आपको ब्रीफ करके दोबारा समझा दूं, इस तरह के फंक्शंस जो बड़े ब्रैकेट में होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाते हैं। सारे के सारे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ना तो वो कभी कॉन्टिन्यूअस होंगे, ना वो कभी डिफरेंशिएबल होंगे। तो ये दो लाइनें वैसे ही आपकी दो कंडीशंस कट गए। तीसरे कंडीशन के लिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्रूव करना था, वो भी प्रूव करके दिखा दिया। तो इस वाले क्वेश्चन में ना एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 9, ठीक है। तो क्या लिखोगे, रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। आगे बढ़िए। अब उन्होंने पूछा है कि क्या आप हमें ये बताइए कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है ना। हम कहते हैं कि रोले थ्योरम में ये कंडीशंस मीट हो तो रोले थ्योरम सेटिस्फाई होती है। उन्होंने पूछा है कि क्या इसका उलट भी सच होगा। तो हम इसके आंसर में ये लिखेंगे, वी सी दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स। इसमें जो फंक्शन उन्होंने दिया है उसमें फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर आता है। ये हमें क्या प्रूव करेगा कि कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम ट्रू नहीं है, कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम सच नहीं है। इतनी सी बात। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये भी फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। ध्यान से देखो, बताया था ये वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटेग्रल पॉइंट्स -2, 0, 1, 2 तक। ये जो इंटरवल दिया है इसमें फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों नॉट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस गिवन इंटरवल, और द फंक्शन डेरिवेबल भी नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ना तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ना ही वो डेरिवेबल होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या था बताया, 5 एफ ऑफ ए हैज टू बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ए क्या है -2, बी क्या है 2, तो एफ ऑफ -2 क्या आया -2, एफ ऑफ 2 क्या आया 2। तो हमने ये शो कर दिया कि एफ ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो क्या आया, रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल हमने आपको समझा दिया। अब आई कन्वर्स की बारी। तो उसमें क्या लिखना होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स इन दिस इंटरवल -2 से 2 तक। क्योंकि एफ डैश एक्स 0 के बराबर है, इसलिए कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम डज नॉट होल्ड गुड, कन्वर्स ऑफ रोले थ्योरम भी सच नहीं है। अब आओ सेकंड के थर्ड पार्ट पर। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर -1 क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा। ठीक है जी। अब एंड x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल 1 and 2। इसका मतलब a की वैल्यू गिवन है 1 और b की वैल्यू गिवन है 2। ठीक है। तो पहले दो कंडीशंस कि कॉन्टिन्यूअस है, हाँ जी है, डेरिवेबल है, हाँ जी है। क्यों है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डेरिवेबल भी होते हैं। पहले 2 पॉइंट यस हो गए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, एफ ऑफ ए निकालिए। एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ 1। इस एक्स स्क्वायर -1 में 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की जगह, आंसर क्या आएगा 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ बी के लिए क्या करोगे, इस फंक्शन में बी की वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3। तो हमने देखा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। इसका मतलब रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। रोले थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए हमने साफ लिख दिया रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अब आओ कन्वर्स की बारी। अब देखिए कन्वर्स के लिए उसका डेरिवेटिव निकाल लो। एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव होता है 2x, 2x 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कन्वर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो जो ये कन्वर्स पूछा है क्वेश्चन 2 में, उसमें आपने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, 0 के बराबर पुट करना है। अगर वो हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो आप सीधे साधारण शब्दों में लिख दो कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है, बुक में लिखा है, इफ द फंक्शन इज -5, 5 बिलोंग्स टू R इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर। तो प्रूव ये करना है कि f of -5 इज नॉट इक्वल टू f of 5। देखिए कैसे करेंगे,
इट इज गिवन, ये बताया हुआ है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो रूल ये कहता है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं। अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल विल बी कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो। इसलिए फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द रोले थ्योरम होल्ड गुड, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ जी है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? हाँ जी है। अब आई बारी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्रूव करने की। तो उसने बताया कि ए क्या है -5 और बी क्या है 5। तो प्रूव क्या करना है? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन प्रूव करो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है। तो देखो इट इज गिवन, दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, वो कहीं पे भी वैनिश नहीं होता। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पे भी वैनिश नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव निकलेगा ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इट मींस दैट एफ ऑफ एक्स विल नेवर बी इक्वल टू 0। जब एफ डैश एक्स विल नेवर बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब f का -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, हेंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था कि प्रूव करो f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। जैसे हमने आपको पिछले उसमें बताया था ना कि कन्वर्स के लिए क्या लिखना है कि f डैश x हैज टू बी 0, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि वो वैनिश होता ही नहीं है। इसका मतलब वो कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं। जब वो 0 के बराबर ही नहीं होगा उसका डेरिवेटिव, इसका मतलब f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, और यही क्वेश्चन हमसे मांग रहा था। आगे बढ़ो। अब हमारे क्वेश्चंस मीन वैल्यू लैग्रेंज थ्योरम के लिए रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको रोले थ्योरम के कंडीशंस बताए थे वैसे मैं आपको मीन वैल्यू लैग्रेंज थ्योरम के लिए बता रही हूँ। ध्यान से सुनो। इसके पहला पॉइंट रहेगा एफ ऑफ एक्स हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस इन a, b इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप है एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल भी होना चाहिए इन दिस ओपन इंटरवल a, b। तो ये दोनों कंडीशंस रोले थ्योरम के साथ सेम टू सेम वैसे ही हैं। एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा, हाँ जी होगा। एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल होगा, हाँ जी होगा। दो कंडीशंस हो गए। आगे बढ़िए। There has to be at least one value of c which belongs to this interval a, b such that f dash c is equal to f of b minus f of a whole upon b minus a। तो देखो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। पहले दो पॉइंट्स तो सीधे साधारण क्लियर हैं। आपने ये फॉर्मूला याद करना है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकाल लेना, ठीक। राइट हैंड साइड के लिए फॉर्मूला लगेगा एफ ऑफ बी निकालो, फिर एफ ऑफ ए निकालो और उसको डिवाइड कर दो b माइनस ए के साथ। कुछ मुश्किल नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो वेरीफाई करो कि क्या ये MVT माने मीन वैल्यू थ्योरम इस इंटरवल में वेरीफाई होती है कि नहीं, क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट हमें बताया गया कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप निकालिए एफ ऑफ a। ये कैसे निकलेगा? इस फंक्शन में x की जगह 1 की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि a 1 के बराबर है। आंसर आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। ये बना 1 माइनस 4 माइनस 3, ये बन गया माइनस 6, ठीक है। अब निकालो एफ ऑफ b। b की वैल्यू 4 है। गिवन फंक्शन में x की जगह 4 को पुट कर दो। आंसर आएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 माइनस 3। आंसर आ गया माइनस 3, ठीक। अब कंडीशंस पे आते हैं। द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। हमने आपको बताया हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो पहली कंडीशन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बिल्कुल है। सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल फंक्शन, हाँ जी बिल्कुल है। दो कंडीशंस हो गए। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल एंड एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेना, ठीक। निकालो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। डेरिवेटिव रहता है एफ डैश एक्स, ये क्या बना 2x माइनस 4। अब x की जगह c की वैल्यू पुट कर दो। इस फंक्शन में जो डेरिवेटिव है ना इसमें पुट करनी है। तो एफ डैश c क्या बना 2c माइनस 4, ठीक। अब
इस फॉर्मूले में, गिवन फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड की चीजें भी आपके हाथ में आ गई, राइट हैंड साइड की चीजें भी आपके हाथ में आ गई। तो आप करेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी क्या निकाला था, एफ डैश सी आपने यहाँ पर निकाला था 2c माइनस 4, तो इसकी जगह आप यहाँ पर 2c माइनस 4 आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ बी की वैल्यू लास्ट स्लाइड में बताई थी -3 पुट करो, एफ ऑफ ए की वैल्यू पिछले स्लाइड में बताई थी -6 पुट करो, ये वाला माइनस कॉपी हो जाएगा। बी क्या है 4 पुट कर दो वैल्यू, ए क्या है 1 वैल्यू पुट कर दो। तो आपने, मैं आपको रिपीट करके बताऊं, आपने सबसे पहले ना ये अलग अलग निकाल लेने हैं। एफ ऑफ ए निकाल लो, एफ ऑफ बी निकाल लो, साइड पे रख दो, फिर एफ डैश एक्स निकाल लो, और उसके बाद जो डेरिवेटिव आया इसमें सी की वैल्यू पुट कर दो। तो ये तीन चीजें अलग अलग करके रख ली, फिर इस फॉर्मूले को याद कर दो और इस फॉर्मूले में वो सारी वैल्यूज पुट कर दो, और अब आगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। आप सॉल्व कैसे करेंगे, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ गया, 4 को उधर ले जाओ, 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, विच शुड बिलोंग टू 1,4। ये जो गिवन इंटरवल होता है ना, c की वैल्यू इसके बीच में फॉल करनी चाहिए। तो हमने देखा कि सच में 5/2 जो है 2.5 बना ना, ये 1 और 4 के बीच में आ रहा है। ओके डन। हमने ये देखा कि सारी कंडीशंस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही हैं, देयरफॉर द मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो आप स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को करो, हर ध्यान से करो, तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x is equal to x cube minus 5x square minus 3x in the interval a comma b। a की वैल्यू गिवन है 1 और b की वैल्यू गिवन है 3। फाइंड ऑल c belongs to 1,3 for which f dash c is 0। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए। आपको गिवन है a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3। देखने से पता चलता है द फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसा कि पहले बताया, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं। तो एफ एक्स गिवन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल, हाँ जी बिल्कुल है। एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन द गिवन इंटरवल, हाँ जी बिल्कुल है। उसके बाद क्या करना होता है, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल के साइड पे रख लो। एफ ऑफ ए की वैल्यू के लिए एफ ऑफ 1 निकालना है, एक्स की जगह 1 की वैल्यू पुट कर दो। क्या आंसर आएगा, 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, ये बना 1 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल के साइड पे करके रख लो। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या रहेगी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 27 माइनस 54। आंसर आ गया -27। साइड पे रख लो। अब क्या बताया था, फंक्शन लिखो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, एफ डैश एक्स जो कि उसका डेरिवेटिव होता है क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। अब इस फंक्शन में x की जो डेरिवेटिव है, फंक्शन नहीं डेरिवेटिव में x की जगह c की वैल्यू पुट करनी होती है। तो और जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अभी जो निकाला था ना एफ डैश एक्स, उसमें एफ डैश सी कर दो, एक्स की जगह सी की वैल्यू पुट कर दो। क्या आया आंसर, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। आपस में इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर दो। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज हैं। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू -27 माइनस -7 होल अपॉन 3 माइनस 1। सॉल्व करो, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू -20 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या बना, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू -10। अब क्या बना, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, 10 को इधर ले आओ, वो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए क्वाड्रेटिकली। आपको प्लस माइनस करके -10c आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 21c स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि 7 3 21 होते हैं। तो आपके पास आएगा 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, c कॉमन लिया
आ गया 3c माइनस 7, -1 कॉमन लिया, आंसर आया 3c माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या बना, c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आइदर c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो c इज इक्वल टू 1 आता है, और अगर 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 3c इज इक्वल टू 7, इसका मतलब c इज इक्वल टू 7/3। अब देखो c की दो वैल्यूज निकाल दी हमने आपके लिए, एक तो निकला है 1 और एक निकला है 7/3। c कैनॉट बी 1 बिकॉज a इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस ओपन इंटरवल में 1,3 है ना, तो इस c की वैल्यू ना 1 हो सकती है ना 3 हो सकती है, तो 1 तो रूल आउट हो गया, कैंसिल हो गया, बचा 7/3। तो क्या ये 7/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई करता है जी। 7/3 2 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, तो ये इसके बीच में आ रहा है, हेंस c इज इक्वल टू 7/3 विच बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल 1,3। ठीक है, Lagrange mean value theorem is satisfied for the above function in the given interval for c is equal to 7/3. Lagrange theorem not applicable for c is equal to 1. तो जहां 1 की बात करें वहां पर Lagrange theorem satisfy नहीं हो रही है, 7/3 पे बिल्कुल satisfy हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। क्या कहता है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम इन 3 फंक्शंस में क्या एप्लीकेबल है या नहीं है, आपने इतनी बात बतानी है। देखो पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से आ गया ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5,9। देखिए क्योंकि द गिवन फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना डेरिवेबल होता है। So it is not continuous at 5, 6, 7, 8, 9. It is not derivable in this given function 5,9 as it is neither continuous nor differentiable. तो मीन वैल्यू थ्योरम तो एप्लीकेबल है ही नहीं, आंसर खत्म। बहुत आसान सी बात है, आपने देखा गिवन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, साफ साफ लिख दो, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ना तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना ये डेरिवेबल है, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड पार्ट भी उसके जैसा ही है। देखिए जो मेन कहानी है ना वो इसकी है, अब इसकी यहाँ पे जो मर्जी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2,2। आप फिर वही बात लिख दो, गिवन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है ना वो डिफरेंशिएबल होता है, तो लिखो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट -2 -1 0 1 2 एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इन दिस गिवन इंटरवल -2,2। ना तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना ये डेरिवेबल है, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने लिखा कि ना तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना ये डेरिवेबल है, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। वेरी सिंपल। अगला लास्ट पार्ट आता है 6th क्वेश्चन का, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 और ये भी दिया हुआ है a इज 1 और b इज 2। तो हमने देखा कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है डेरिवेबल भी होता है, तो आप लिखोगे इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल एट ऑल x बिलोंग्स टू r। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इस इंटरवल में 1,2 में, ओके हो गया। फंक्शन इज डेरिवेबल इन 1,2, ठीक है ओके हो गया। हेंस इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट 2 कंडीशंस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम की पहली दो शर्तें पूरी होती हैं। आगे बढ़ो। तो अब हमने आपको बताया था, सबसे पहले एफ ऑफ ए निकाल के साइड पे रखो, निकाल लो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एफ ऑफ बी निकालिए इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये क्या रहेगा 2² - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। इनको सेपरेट रखिए। अगला स्टेप है फंक्शन लिखो, उसका डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x² का क्या बना 2x, 1 का क्या बना 0, आंसर आया 2x। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला था, इस डेरिवेटिव में x की जगह c की वैल्यू पुट कर दो। ये क्या पुट करोगे, f डैश c क्या बन गया 2c। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाइए जो हमने आपको पहली स्लाइड में बताया था, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज की पता है और राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज पता है, इनमें पुट कर दो। f डैश c है 2c इज इक्वल टू 3 - 0 अपॉन 2 - 1, ये बना 2c इज इक्वल टू 3/1, c इज इक्वल टू 3/2। अब ये चेक करना होता है कि क्या ये गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है। 3/2 होता है 1.5, हाँ जी। c बिलोंग्स टू 1,2 इस इंटरवल में फॉल कर रहा है। सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड, क्योंकि इसकी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। तो हमने लिखा कि इस इंटरवल में इस फंक्शन में
ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आर्टिकल आज का यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।